students to become कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम यूनिट 5th का सेकेंड टॉपिक कल पढ़ा था। उसी टॉपिक के साथ एक संयुक्त टॉपिक था। चूंकि कल हम लोगों ने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व अर्थात अल्पकालीन लागत वक्र पढ़ा था। आज उसी में लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स अर्थात दीर्घकालीन लागत वक्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि आखिरकार दीर्घकालीन लागत वक्र होता क्या है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार, मतलब देखिए, कास्ट ऑफ थ्योरी दो तरह से काम करती है। एक ट्रेडिशनल थ्योरी है और दूसरी मॉडर्न थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी का मतलब होता है परंपरागत सिद्धांत, और मॉडर्न थ्योरी का मतलब होता है कि नया सिद्धांत। अभी इस टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं इन दोनों पे डिस्कस करूंगा कि ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी जो कास्ट एनालिसिस है उसके अप्रोचेस क्या, क्यों और कैसे होंगे। इसको हम लोग आगे एक अलग सेपरेट टॉपिक के साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहां पर कह रहा है परंपरागत सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति यू आकार की होती है। मतलब जो ट्रेडिशनल थ्योरी है आपकी, उसमें जो लागत के वक्र बनते हैं, कर्व बनते हैं, वो यू आकार के होते हैं। परंतु इसके लिए आनुभविक समर्थन नहीं मिलता है। अनुभवगत में अध्ययनों का बहुमत यह निष्कर्ष निकालता है कि दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति एल आकार की होती है। देखिए, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो कहती है यू आकार की, जबकि मॉडर्न थ्योरी कहती है नहीं, उसका आकार एल का होता है। तो अब हम लॉन्ग रन कास्ट को डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव इसको देखा जा सकता है। तो लॉन्ग रन कास्ट कर्व शो द लीस्ट कास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट एज्यूमिंग एन आइडल इनपुट सिलेक्शंस। लॉन्ग रन कास्ट एक आदर्श इनपुट का चयन करते हुए एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इनपुट का जो आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। एज इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स, वेजेस रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, प्लांट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो शॉर्ट रन कास्ट थी, अति लघु लागतें थी या लागत वक्र है, उसमें मजदूरी का रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब जो ब्याज दर होंगी, प्लांट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग कंडीशंस आर हेल्ड कांस्टेंट। लेकिन जो और ऑपरेटिंग कंडीशंस होंगी, मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करने के इन्वायरमेंट्स होगा, वो सभी क्या होंगी, आपकी स्थिर होंगी, कांस्टेंट होंगी। एनी चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट लीड्स टू ए शिफ्ट इन लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स। यदि हम किसी भी प्रकार के चेंजेस ऑपरेटिंग एनवायरमेंट में करेंगे, मतलब वर्किंग वातावरण में करेंगे, कार्यकारी वातावरण में करेंगे, तो हमारा लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट इन्वेंशंस एंड प्रोसेस improvements that occurs over time cases a
डाउनवर्ड शिफ्ट इन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। उदाहरण के लिए समय के साथ होने वाले प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स को या प्रक्रिया सुधार को हम डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को शिफ्ट करते हैं। लंबे समय तक चलने वाली लागत घटता एक आदर्श इनपुट चयन मानते हुए उत्पादन के लिए कम से कम इनपुट संयोजन दिखाती है। जैसा कि अल्पकालिक लागत घटता है, मजदूरी दर, ब्याज दर, संयंत्र विन्यास और अन्य सभी परिचालन स्थितियों को स्थिर रखा जाता है। ऑपरेटिंग वातावरण में कोई भी परिवर्तन लंबे समय तक लागत घटता में बदलाव की ओर जाता है। उदाहरण के लिए समय के साथ होने वाले उत्पाद आविष्कारों और प्रक्रिया में सुधार लंबे समय तक चलने वाली लागत के साथ घटते हैं। Such changes must not be confused with movement along a given long run cost curve caused by change in the output level. आउटपुट स्तर में परिवर्तन के कारण दिए गए लॉन्ग रन कॉस्ट तक चलने वाले वक्र के साथ इस तरह के बदलावों को आंदोलन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। अर्थात लॉन्ग रन कॉस्ट के केस में क्या होता है, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट का मतलब अगर याद हो आप लोगों को, कल मैंने शॉर्ट रन कॉस्ट में बताया था कि मजदूरी कम ज्यादा, रॉ मटेरियल कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो उसी तरह से किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होने चाहिए। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स रिवेल द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आर डाई इकोनोमाइज ऑफ स्केल एंड ऑप्टिमल प्लांट साइज। जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, वो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एक्चुअल पे करता क्या है कि जो भी इकोनोमाइज और डाई इकोनोमाइज, मतलब इकोनोमाइज का मतलब होता है मितव्ययिता और डाई इकोनोमाइज का मतलब होता है अपव्यय। तो ये दोनों ही केस में हम आंतरिक बचतें और बाहरी बचतों को रूप में देख सकते हैं। तो इनके साइज ऑप्टिमल प्लांट साइज के अनुसार होने चाहिए। दे आर ए हेल्पफुल गाइड टू प्लानिंग डिसीजंस, और ये किसी भी प्लानिंग के लिए, निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शिका है जो हमें मदद करती है। इफ इनपुट प्राइसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय द अमाउंट परचेस्ड, ए डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन। यदि इनपुट प्राइसेस नॉट अफेक्टेड मतलब यदि हम कोई कच्चा माल खरीदते हैं और उस दौरान प्राइसेस अफेक्टेड नहीं होती हैं, तो ए डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एंड परचेस प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्या होता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। A production function that exhibits constant returns to scale is linear। मतलब एक सीधी संबंध लंबे समय तक चलने वाली कुल लागत और उत्पादन कार्यों के बीच होता है। एंड डबलिंग इनपुट लीड्स टू डबल्ड आउटपुट्स। यदि हम डबल इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट भी क्या मिल जाएगा, डबल मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम जितना इनपुट देंगे उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलता है।
with constant input prices doubling inputs double total cost and result in a linear total cost function. मीन्स यदि हम इनपुट प्राइसेस के साथ डबल इनपुट टोटल कास्ट एवं रिजल्ट को एक लीनियर फंक्शन के द्वारा रिजल्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड प्रेजेंट आउटपुट डबल्स विथ लेस देन ए डबलिंग ऑफ इनपुट्स एंड टोटल कास्ट, यदि बढ़ते हुए पैमाने पर रिटर्न मौजूद है तब आउटपुट इनपुट के डबल से कम और टोटल कास्ट के साथ डबल हो जाता है। इफ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू डिक्रीज रिटर्न टू स्केल, inputs and total cost must more than double to cases a twofold increase in input। यदि उत्पादन घटते घटते पैमाने के अधीन है तो आउटपुट में दुगनी वृद्धि के कारण इनपुट और कुल लागत दोगुनी से अधिक हो जानी चाहिए। A direct relation between production and cost function requires constant input price। यदि हम उत्पादन और लागत के कार्यों के बीच एक डायरेक्ट संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इनपुट कीमत की आवश्यकता होती है। If input prices are a function of output, कास्ट फंक्शन विल रिफ्लेक्ट दिस रिलेशनशिप। यदि इनपुट का मूल्य आउटपुट फंक्शन के साथ कार्य करता है तो जो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने पर लगने वाली लागत के इस संबंध को वो रिलेशनशिप के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। लार्ज वॉल्यूम डिस्काउंट्स कैन लोअर यूनिट कास्ट एज आउटपुट राइसेस, जस्ट ए कास्ट कैन राइस विद द नीड टू पे हायर वेजेस टू अट्रैक्ट एडिशनल वर्कर्स एट हाई आउटपुट लेवल्स। बड़ी मात्रा में यदि प्रोडक्शन कास्ट को कम करने की सोचें तो उत्पादन में हमें अतिरिक्त मजदूरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें उच्च मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिससे हमारी लागत बढ़ सकती है। क्योंकि पहले जो कार्य कर रहे थे श्रमिक, उन श्रमिकों को हम अधिक वेतन या अधिक मजदूरी देके उनको काम करने के लिए आकर्षित करेंगे, जिससे उसकी लागत में प्रभाव पड़ेगा। द कास्ट फंक्शन फॉर ए फर्म फेसिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बट राइजिंग इनपुट प्राइस एज आउटपुट एक्सपेंड्स टेक्स द शेप। एक फर्म के लिए जो उसकी लागत फंक्शन होते हैं वे पैमाने लगातार रिटर्न का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन बढ़ती इनपुट कीमतों के रूप में आउटपुट का विस्तार होना आवश्यक हो जाता है। We may now show the relationship between the expansion path and long run cost graphically। नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें हम एक्सपेंशन पाथ और लॉन्ग रन कास्ट को ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर में 2 इनपुट्स हैं जिन्हें हम के और एल के नाम से जानते हैं और वो 2 एरिया को मेजर कर रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को के और एल के माध्यम से हम लोग
डिनोट कर रहे हैं। द फिक्स्ड फैक्टर प्राइस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द आईएसओ कास्ट लाइंस। जो स्लोप से मतलब घटते बढ़ते पाथ हैं उनको हम लोग आईएसओ कास्ट लाइन I1, I2, I3 और I4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनली द नॉन प्रोडक्शन फंक्शन गिव अस द आईएसओ क्वांट मैप रिप्रेजेंट बाय Q1, Q2 एंड सो फोर्थ। मतलब जो आईएसओ क्वांट नक्शा है उसको हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष में लिखा हुआ है कैपिटल और वाई अक्ष में लिखा हुआ है कैपिटल और एक्स अक्ष में लिखा हुआ है लेबर ओ। तो कैपिटल को हम लोग K1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेबर को हम लोग L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारी कंडीशंस एक थी तो आप देखिए कांस्टेंट है। फिर इसके बाद जब I1 हुआ कैपिटल, I1 इधर बढ़ा तो फिर देखिए कांस्टेंट हुआ। इस तरह से I1, I2, I3, I4 मतलब ये I1, I2 क्या है, कास्ट लाइन है। और आप देखिए PBRS ये आइसो क्वांट मैप के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग Q1, Q2, Q3 और Q4 से रिप्रेजेंट किया है आईएसओ क्वांट्स को। तो द एक्सपेंशन पाथ एंड लॉन्ग रन कास्ट। अब एक टेबल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी जिसको कि अपन डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कास्ट शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए कि 6 कॉलम है। पहला है आउटपुट्स जो कि यूनिट्स में है। सेकंड है लेबर्स, वो भी यूनिट्स में है। लिस्ट कास्ट यूजेस ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर्स, फिर टोटल कास्ट RS5 पर यूनिट, RS10 पर यूनिट ऑफ कैपिटल, एवरेज कास्ट और अंत में है मार्जिनल कास्ट। तो आउटपुट्स 100 यूनिट है, लेबर यूनिट कितनी है 11 लोग मिलकर 100 यूनिट्स आउटपुट्स देते हैं। लेकिन कैपिटल ऑफ लेबर्स कितना है 7। इसके बाद हम टोटल कास्ट RS5 पर यूनिट्स, RS10 पर यूनिट ऑफ कैपिटल मतलब 10 यूनिट्स में हमको 5 पर यूनिट्स टोटल कास्ट लगती है। तो यहां पर कितना बना हमारा वो 120 रुपए। एवरेज कास्ट कितनी आ गई 1.20 क्योंकि 120 में 100 का भाग दे देंगे। और मार्जिनल कास्ट पर यूनिट की 1.20। इसके बाद 200 लेकिन लेबर यूनिट्स 12, कैपिटल 8 और इसका टोटल कास्ट कितना बनता है 140। एवरेज कास्ट कितना आया 0.70 और मार्जिनल कास्ट कितनी है 0.20। फिर 300 है, लेबर यूनिट्स 20, कैपिटल 10 और जो टोटल कास्ट है वो 200। एवरेज कास्ट 0.67 एंड 0.60 मार्जिनल कास्ट। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं पूरी टेबल को कि डेरिवेशंस किस तरह से लॉन्ग रन कास्ट को उसने शेड्यूल्ड किया हुआ है। We may now relate this expansion path to a long run total cost LRTC। लॉन्ग रन टोटल कास्ट को
शार्ट पर यहाँ LRTC के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो कर्व के रूप में है, तो फिगर शोज द लीस्ट कास्ट कर्व associated with expansion path in figure. This least cost curve is the long run total cost curve. Point PBR and S are associated with point PBR and S on the expansion path. For example, in figure, the least cost combination of inputs that can produce Q1 is K1 units of capital एंड L1 यूनिट्स ऑफ द लेबर, जो कि मैं पहले वाले चित्र में आप लोगों को बता चुका हूं, पूरा समझा चुका हूं। अब हम इस विस्तार पथ, हिंदी में है, अब हम इस विस्तार पथ को लंबे समय तक चलने वाली कुल लागत वक्र से संबंधित कर सकते हैं। चित्र में विस्तार पथ के साथ संबद्ध कम से कम लागत वक्र दिखाया गया है। यह कम से कम लागत वक्र लंबे समय तक चलने वाला कुल लागत वक्र है, जिसमें P, B, R और S विस्तार पथ है, पर P डैश, B डैश, R डैश, S डैश से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए चित्र में इनपुट का न्यूनतम लागत संयोजन जो Q1 का उत्पादन कर सकता है, वही पूंजी की L1 इकाई है और श्रम की L1 इकाई होगी। अब दीर्घकालीन लागत वक्र किस तरह से देखिए ये बन रहा है। तो फिगर में मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q1, आप लेब आउटपुट वाले उसमें एक्स अक्ष में देखिए Q1 लिखा हुआ है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स इज TC1 आप देखिए जो बिंदु बन रहा है वो P बन रहा है। फिर इसी तरह से K1 प्लस WL1 प्राइस ऑफ कैपिटल और द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीजें जोड़ के तो टाइम्स K1 हो जाता है, प्लस द प्राइस ऑफ लेबर और द वेजेस रेट्स टाइम्स L1 लेबर। एवरी अदर पॉइंट LRTC long run total cost is derived in the similar way. Q1, Q2, Q3 और Q4 आउटपुट उसमें विंडो में आप देखिए, और टोटल कास्ट अक्ष में आप देखिए T1, TC1, TC2, TC3 और TC4। इन पे देखिए आप O अक्ष से वक्र निकलता है और P, B, R, S, जहां पर Q1 TC1 है वहां P, Q2 TC2 है वहां B, Q3 TC3 है वहां R, Q4 TC4 है वहां S। Q4 का मतलब Q यहां पर किसको डिनोट कर रही है, क्वांटिटी को, और TC टोटल कास्ट को, और लास्ट में देखिए LRTC मतलब लॉन्ग रन टोटल कास्ट कर्व इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी अप्रोचेस कास्ट एनालिसिस के लिए किस तरह से कार्य करते हैं या उनसे किस तरह से प्रभावित हैं। तो इसको हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में जरूर